सबसे पहले आपका नाम बताइए जी और परिचय बता दीजिए और क्या आप तथ्य पेश करना चाहते हैं इस बारे में जानकारी। मैं आचार्य वीरेंद्र विक्रम और आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो सम्राट मिहिर भोज के संबंध में है कि उनका जो ओरिजिन है, सम्राट मिहिर भोज का जो वंश और कुल है, उनका जो ओरिजिन है उसको स्पष्ट करने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। मैं इस प्रेस वार्ता में अपने सभी पत्रकार बंधुओं का और छायाकार बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और जैसा कि आजकल पूरे देश में इस बात पर एक चर्चा चल रही है कि जो गुर्जर प्रतिहार जो डायनेस्टी है इतिहास में, कई लोग कह रहे हैं कि वो राजपूतों से संबंधित है, किंतु हमने कई बार ये पक्ष रखा है तथ्यों के आधार पर, प्रमाणों के आधार पर कि ये डायनेस्टी जो है, इनका ओरिजिन जो है वो गुर्जर है। और ये पूरी दुनिया में जहाँ भी ये डायनेस्टी पढ़ाई जा रही है, सब जगह गुर्जर प्रतिहार के नाम से ही पढ़ाई जाती है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि सम्राट मिहिर भोज एक ऐसा महान व्यक्तित्व हैं जो अपने आप में भारतीय इतिहास के एक गौरवपूर्ण ऐसे कीर्तिमान हैं जो सारे देश और दुनिया को प्रेरणा देने के लिए एक प्रकाश स्तंभ के रूप में हैं। इसलिए हम उनके चरित्र से प्रेरणा लें, उनके उज्जवल कार्यों से प्रेरणा लें। राष्ट्रभक्ति का और धर्म संस्कृति के रक्षण का जो कार्य उन्होंने अपने जीवन काल में किया, उस कार्य से प्रेरणा लेकर के हम भी आगे बढ़ें। लेकिन कुछ लोग उनकी डायनेस्टी को विवादित कर रहे हैं। देखिए, मैं आपसे निवेदन करूं कि ये महान सम्राट जिस कुल से आते हैं, उस कुल को उस समय के जितने भी शिलालेख हैं, तत्कालीन जब प्रतिहार शासन करते थे, उन शिलालेखों में उनको जगह जगह पर जाति से गुर्जर लिखा हुआ है। उस समय की जो समकालीन पुस्तकें हैं जो राइटर्स ने लिखी, उस समय के जो भारतीय लेखक थे उन्होंने भी उनको गुर्जर ही लिखा है। और उस समय जो विदेशी भ्रमण करने वाले लोग, इतिहासकार या राइटर भारत में आए, उन सब ने भी उनको गुर्जर ही लिखा है। तो इन सारे प्रमाणों के आधार पर वो गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के हैं। हम इस बात को मानते हैं कि महापुरुष या सम्राट जो है वो पूरे देश और पूरे सभी समाज के लोगों के लिए आदर्श होते हैं। सबको उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। पर इतिहास का ये धर्म है कि जब आप किसी भी महापुरुष को पढ़ाते हैं तो उसका वंश, उसका कुल, उसकी डायनेस्टी जो है, उसके विषय में आप ठीक ठीक जानकारी दें। अगर आप उसकी कुल की और वंश की ठीक जानकारी नहीं देते तो इतिहास में छल कहलाता है। आप देखिए, हम मौर्य डायनेस्टी पढ़ते हैं, वहां किसी को कोई मतभेद नहीं होता। हम गुप्ता डायनेस्टी पढ़ते हैं, वो भी एक पूरा एम्पायर है, उसमें भी किसी को मुश्किल नहीं होती। वर्धन डायनेस्टी आती है जिसमें प्रभाकर वर्धन, हर्षवर्धन सम्राट हुए। इसी प्रकार से आप आगे देखें तो गुर्जरा प्रतिहारा डायनेस्टी है, ये एक राजवंश है। इसलिए इसको लेकर के किसी को भी कोई भ्रम और किसी को भी किसी प्रकार की कोई भ्रांति ना हो, इसलिए आज प्रमाण देने के लिए हम आपके समक्ष, प्रेस के समक्ष आए हैं। तो प्रमाणों को मैं आरंभ करता हूं। देखिए, गुर्जर प्रतिहारों का एक शिलालेख है तत्कालीन जब वो शासन करते थे, उसी समय जो अलवर जो जिला है राजस्थान का, और वहां पर एक कस्बा पड़ता है राजौरगढ़, जिसको आजकल राजगढ़ कहा जाता है। तो वहां से एक शिलालेख मिला और वो शिलालेख 959 ईस्वी का है, जब वो राजा वहां पर शासन करते थे, उसी समय का है। और उन्होंने जब वहां कुछ गांव दान में दिया था एक माथुर ब्राह्मण को, तो उस समय के दान पत्र की उसमें प्रशस्ति है। तो वहां कहा गया कि जो माथन देव प्रतिहार जो वो शासक है, तो उसके लिए लिखा कि वो गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक है। प्रतिहार से पहले उसके शिलालेख में वहां गुर्जर शब्द का प्रयोग है। आगे भी दूसरी लाइन में लिखा कि यहाँ गुर्जर ही कृषि भी करते हैं,
जो आसपास के क्षेत्र हैं वहां पर जितनी भी जमीन है वो गुर्जरों द्वारा ही कृषि की जाती है। जनरल कनिंघम ने उस पर रिपोर्ट तैयार की, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर थे। तो जनरल कनिंघम ने लिखा, ऑल द नाइबरिंग फील्ड्स आर कल्टीवेटेड बाय गुर्जर्स, कि जितने भी हैं, यानी कि राजा भी गुर्जर हैं और जो कृषि करने वाले लोग हैं वहां, चूंकि राजा महाराजा तो कोई एक ही व्यक्ति बनता था, बाकी लोग, कुछ लोग सेना में होते थे, कुछ लोग जो है वो कृषि भी करते थे, कुछ लोग पशुपालन भी करते थे। तो इसी प्रकार से हमारे समाज की संरचना थी। तो एक तो प्रतिहारों का शिलालेख राजौरगढ़ का इस बात की पुष्टि करता है कि उनका ओरिजिन जो है वो क्या है, गुर्जर है। और जितने भी इतिहासकार हुए हैं सबने इस बात को स्वीकार किया है कि ये यहाँ जो गुर्जर शब्द है वो रेशियल सिग्निफिकेंट का है, उसको जातीय अर्थ में ही प्रत्येक इतिहासकार ने माना है। अब एक और राजौरगढ़ का जैसा शिलालेख है, उसी प्रकार से एक शिलालेख मध्य प्रदेश में कदवाहा का शिलालेख है। कदवाहा के शिलालेख में प्रतिहार राजा हरिराज के लिए लिखा। जब हरिराज एक उस मठ में जाते हैं दीक्षा ग्रहण करने के लिए, तो वहां जो सदाशिव हैं, जो धर्मशिव हैं, जो वहां साधु हैं, उनसे वो आग्रह करते हैं। तो आप जानते हैं कि मंदिरों में या विशेष धार्मिक अनुष्ठान करते समय व्यक्ति को अपना गोत्र, अपनी जाति और अपने वंश का उल्लेख करना पड़ता है। तो वहां पर राजा हरिराज कहते हैं कि मेरा जो वंश है वो प्रतिहार है और मेरी जो जाति है वो गुर्जर है। वो भी उसी समय का शिलालेख है जब राजा हरिराज शासन करते थे। समकालीन शिलालेख की बात कर रहा हूं। और उसमें क्या लिखा, उस शिलालेख की मूल पंक्तियां आपसे बता रहा हूं। उसमें लिखा, गर्जद गुर्जर मेघचंड। जब जाति बताते हैं तो वो कहते हैं, जाति का पराक्रम का वर्णन करते हुए, कि मेघ के समान गर्जन करने वाली जो गुर्जर है वो मेरी जाति है। जो प्रतिहार सम्राट स्वयं अपनी जाति का उल्लेख कर रहे हैं, समकालीन शिलालेखों में उसका उल्लेख है, तो इस पर कहां से भ्रम रह जाता है। जो लोग इसे भ्रम फैलाना चाहते हैं, इसी प्रकार से गुर्जर प्रतिहारों के साथ साथ दक्षिण भारत में एक डायनेस्टी चली 300 सालों तक गुर्जरों के, और जो राष्ट्रकूट डायनेस्टी कर्नाटक की थी दक्षिण में, उनके संघर्ष होते रहे। और वो दक्षिण के जो राष्ट्रकूट हैं वो भी अपने शिलालेखों में उनको सीधे गुर्जर कहकर ही संबोधित करते हैं। उनका कराड़ का शिलालेख है जिसमें उन्होंने प्रतिहारों को गुर्जर कहा। नीलगुंड का शिलालेख है, उसमें भी उन्होंने उनको गुर्जर कहा। इसी प्रकार से राधनपुर का शिलालेख है, उसमें भी गुर्जर कहा। देवली का शिलालेख है, उसमें भी गुर्जर कहा। और आपको आश्चर्य होगा कि जो ताम्रपत्र है, सज्जन ताम्रपत्र है, उसमें भी सीधे उनको गुर्जर कहा गया। और एक और डायनेस्टी थी, और एक शिलालेख में तो इनमें जो महेंद्रपाल के संबंध में है, जो मिहिर भोज के पुत्र थे, सम्राट महेंद्रपाल, उनके संबंध में राष्ट्रकूटों का यह शिलालेख घोषणा करता है। वो कहता है कि गरजता हुआ गुर्जर, महेंद्रपाल के को कहता है गरजता हुआ गुर्जर। कितना स्पष्टली कहा गया है उसके पराक्रम को वर्णन करते हुए। और इसी प्रकार से कर्नाटक का एक कवि हुआ पंप, वो भी उसी समय का कवि है। वो सम्राट मिहिर भोज के पौत्र महिपाल को वो कहते हैं गुर्जर राजा। पंप, महाभारत में कवि पंप ने उसको सीधे गुर्जर राजा कहा है। तो ये तो वहां के प्रमाण हो गए। अब बंगाल में जो डायनेस्टी थी उन दिनों, वो थी पाल डायनेस्टी। पालों ने भी अपने शिलालेख में इनको सीधे गुर्जर कह करके संबोधित किया। अब आप देखिए, राष्ट्रकूट डायनेस्टी भी उनको गुर्जर कहती है। ये भी इनके शत्रु थे, पालों से भी इनके संघर्ष हुए, चूंकि धर्मपाल को वत्सराज ने हराया था। और अगर आप देखें, जो बंगाल का शासक था, और मिहिर भोज ने भी बंगाल के इन शासकों को पराजित किया था। और ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र था दक्षिणी बिहार का और ये बंगाल तक का मिला हुआ, ये इनके नियंत्रण से अपने अधिकार में ले लिया था। और उस समय अगर आप जाएंगे बिहार में, दक्षिणी बिहार में, वहां उस इलाके को आज भी भोजपुरी कहा जाता है। वहां की भाषा आज भी भोजपुरी है, उनका संगीत भी अलग है।
वो सम्राट मिहिर भोज के उस विजय अभियान के ही कारण से था कि उन्होंने उस क्षेत्र पर अपना आधिपत्य स्थापित करके वहां एक सुदृढ़ दुर्ग का निर्माण किया था और उनकी एक बड़ी रक्षा वाहिनी वहीं पर जो पूर्व की ओर संघर्ष करती थी वहीं पर तैनात उन्होंने की थी, जिसमें बंगाल के पालों से संघर्ष के लिए, बर्मा के राजा से संघर्ष होता था तब भी वहीं से, और अगर आप देखें तो नेपाल में भी महाराजा रघुदेव की सहायता 879 ईस्वी में सम्राट मिहिर भोज ने की थी। जब तिब्बत के लोगों ने नेपाल पर कब्जा कर लिया था तो सम्राट मिहिर भोज ने अपने सामंत कनकपाल परमार को आदेश दिया कि महाराजा रघुदेव की सहायता की जाए, और यहां से मिहिर भोज की सेना उनके नेतृत्व में गई और बंगाल से उससे नेपाल से उस समय उन्होंने तिब्बतियों को निकाल करके बाहर किया। 879 ईस्वी की यह घटना है। इसलिए मैं आपसे ये कह रहा हूं कि नेपाल का राजा भी उनके अधीनस्थ था, उनका मित्र हुई थी। इतने बड़े विशाल साम्राज्य के स्वामी थे सम्राट मिहिर भोज, और उनकी सेना 4 बड़े बड़े बेस पर रहती थी। एक तो जैसा मैंने बताया इधर पूर्वी भारत के लोगों से संघर्ष करने के लिए, जैसे नेपाल में सहायता दी, बर्मा के राजा से युद्ध लड़ा, जैसे बंगाल के पालों से लड़ा जो आज बांग्लादेश कहलाता है, और जिस प्रकार से एक बेस इनका इधर था और एक बेस इनका दक्षिण भारत में था जो राष्ट्रकूटों से लड़ने के लिए वहां फिक्स रहता था हमेशा। एक इनका मुल्तान के अंदर बेस था जो आजकल पाकिस्तान में पड़ता है। मुल्तान में जो बेस था वो अरबों से लड़ने के लिए जो अरब हमलावर भारत में आते थे वहां की सेना उनका मुकाबला करने के लिए थी, और एक सेना इनकी सेंट्रल में रहती थी जो ग्वालियर है जहां पर, वहां पर इनकी एक विशाल सेना रहती थी, उसको जो कन्नौज की भी रक्षा करती थी, और जहां आवश्यकता होती थी वहां उस सेना को मुंह किया जाता था, उस सेना को उधर भेजा जाता था। पर वे इतनी बड़ी सेनाएं थी चारों दिशाओं में, 7 से 9 लाख फौज एक स्थान पर रहती थी, और यह वर्णन उस समय का सुलेमान ने किया है इनकी फौज का। चूंकि सुलेमान जो अरब यात्री था वो 851 में भारत आया जब मिहिर भोज यहां शासन कर रहे थे। उसने एक किताब लिखी सिलसिलातुल तवारीख, जिसका अर्थ होता है कि हिस्ट्री का जो सिलसिला है। तो उन्होंने उस किताब में वर्णन किया कि इनकी इतनी विशाल सेना है जिसके विश्व की सर्वश्रेष्ठ घुड़सवार सेना इनके पास थी, जिसमें बड़ी संख्या में ऊंट और हाथी भी थे। तो इतनी सुसज्जित सेना का वर्णन मिहिर भोज की वहां पर सुलेमान ने किया है। और फिर एक और विदेशी यात्री आया, वो था अल मसूदी, जो इनके पौत्र के समय में आया। तो अल मसूदी ने भी एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है मुरुल जहब। उसने भी, वो बगदाद का रहने वाला था अल मसूदी, उसने भी जबरदस्त इनकी प्रशंसा लिखी। और ये राइटर क्या लिखते हैं, ये कहते हैं कि ये राजा अरब और इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु है। वैसे वो जितने व्यापार करने वाले लोग आते थे सबके साथ मिहिर भोज का बहुत मधुर संबंध था, उनका किसी से द्वेष नहीं था, उनसे वो व्यापार करते थे, व्यापारियों ने उनकी बहुत प्रशंसा की। पर जो हमलावर और आतताई थे, जो भारत भूमि पर हमला करके इसकी भूमि को हस्तगत करके यहाँ कत्लेआम करते थे, मिहिर भोज उनके सबसे बड़े शत्रु थे। इसलिए अरबों में उनकी बहुत बड़ी धाक थी, बहुत बड़ी दहशत थी वहां पर। तो अब मैं आपसे निवेदन करूं कि इन दोनों राइटर्स ने उनको क्या लिखा है, गुर्जर लिखा है। अब आप बताइए, विदेशी राइटर भी उनको गुर्जर लिख रहे हैं। और इसी प्रकार से अगर आप देखें तो उस समय के जितने भी प्रमाण हैं, इनके सारे के सारे प्रमाण गुर्जर होने के हैं। और आपको मैं आश्चर्य की बात बता दूं कि ये डायनेस्टी 1036 तक चली कन्नौज के अंदर। कहीं भी इस डायनेस्टी के लिए एक जगह भी राजपूत शब्द का प्रयोग नहीं है। मैं आपको ये चुनौती दे रहा हूं, कोई भी व्यक्ति निकाल करके लाए किसी समकालीन पुस्तक में, किसी समकालीन शिलालेख में, किसी विदेशी राइटर ने या इन्होंने स्वयं अपने किसी शिलालेख में अगर ये लिखा हो, कहीं भी राजपूत शब्द का प्रयोग नहीं है। चूंकि राजपूत उस समय पर कोई जाति
नहीं थी। राजपूत जाति 13वीं शताब्दी में बनी और 13वीं शताब्दी के बाद फिर सुदृढ़ होती चली गई, मजबूत होती चली गई। मुगल काल में ये बिल्कुल मजबूत हो गई, चूंकि ये फिर पूरे राजस्थान में सत्ता में आ गई। और जो राजस्थान 16वीं शताब्दी से पहले गुजरातरा कहलाता था, पूरा राजस्थान, वो राजस्थान फिर राजपूताना कहलाने लगा 16वीं शताब्दी में, चूंकि वहां राजपूतों का शासन फिर पूरी तरह से स्थापित हो चुका था। और आप देखिए अल-बरूनी जो 1020 में भारत आया, अल-बरूनी ने भी अपने यात्रा वृत्तांत में इस बात का वर्णन किया कि चौहानों का राज्य गुजरात है। पृथ्वीराज विजय जो पृथ्वीराज के समय में लिखी गई उसके दरबारी के द्वारा, वो भी उसके राज्य को गुर्जर देश, गुर्जर मंडल इन नामों से परिभाषित करती है। तो ये राजस्थान को ये सारे हिस्टोरियन एक मत होकर के स्वीकार करते हैं कि राजपूताना नाम 16वीं शताब्दी में पड़ा और प्राचीन नाम उसका क्या है? प्राचीन नाम उसका गुजरात्रा है, जो पुराने ग्रंथों में पाया जाता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि ये पूरी की पूरी डायनेस्टी पूरे प्रमाणों के साथ, पूरे तथ्यों के साथ, और इस पर पीएचडी हुई 1957 में डॉक्टर बैजनाथपुरी ने इस पर पीएचडी की, कहा बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में, ऑक्सफोर्ड में शोध किया इस विषय पर। और शोध करके उन्होंने अपने ग्रंथ में लिखा, हमने शोध ग्रंथ आपको उपलब्ध कराया जो पीएचडी का शोध ग्रंथ है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से जिस पे हुआ है। तो उन्होंने उसमें लिखा कि ये प्रतिहार राजपूत नहीं बल्कि गुर्जर थे, स्पष्ट रूप से लिखा है। जब शोध हो करके सारी चीजें लिखी गई, उसके बाद भी कई लोग ऊपर बैठ करके कुछ गलतफहमी फैला रहे हैं लोगों में, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये बिल्कुल अनुचित है, ये समाज में एक विखंडन की प्रक्रिया है। ऐसे लोगों को निश्चित रूप से चिंतन करना चाहिए, सोचना चाहिए कि समाज में किसी भी प्रकार के विद्वेष की बात न करें। गुजरों का, राजपूतों का भ्रातृभाव बहुत अच्छा है, भाईचारा बहुत अच्छा है, हमेशा से दोनों समाज बहुत मिलकर रहे हैं, दोनों समाज राष्ट्रभक्त हैं, दोनों समाजों की संस्कृति एक जैसी है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं, और ये राजपूत परिवार भी जो परमार थे, प्रतिहार थे, चालुक्य थे, चौहान थे, चंदेल थे, भाटी थे, गहलोत थे, ये भी सब गुर्जरों के ही क्लैन हैं। उन्हीं में से निकले जो 6वीं शताब्दी से लेकर के 13वीं शताब्दी तक जो गुर्जर राजा शासन करते थे, उन्हीं के वंश में से कुछ लोग ये बाद में राजपुत्र कहलाए जाने लगे। 13वीं शताब्दी से पहले कोई राजपूत जाति नहीं थी। अब ये जो बात हम कह रहे हैं पूरे प्रमाणों के आधार पर कह रहे हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, डॉक्टर रमाशंकर त्रिपाठी ने, जो हिस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है, 1937 में उन्होंने कन्नौज की हिस्ट्री लिखते समय इस बात को लिखा। उन्होंने भी पूरा जोर दे करके कहा कि कन्नौज के जो प्रतिहार हैं वो गुर्जर हैं, उनका संबंध गुर्जर जाति के साथ है, और गुर्जर जाति के नाम पर ही ये सारे देशों के नाम पड़े। अभी हमारे भाई जो हैं, कई जो गुमराह कर रहे हैं, वो एक बात कहते हैं कि ये तो गुर्जर इसलिए कहलाते थे क्योंकि ये गुर्जर देश के राजा थे। पहले तो मैं एक बात बता दूं कि गुर्जर देश इनकी विशाल साम्राज्य का एक छोटा सा हिस्सा था, गुजरात का। आप समझ रहे हो इनका साम्राज्य कितना विशाल था, एक छोटा सा हिस्सा था। इसलिए इनके साम्राज्य में बहुत सारे प्रांत शामिल थे। और कन्नौज जो है कभी भी गुर्जर प्रतिहारों के शासन से पहले गुजरात नहीं था, ये बात आप नोट कर ले। जब वहां चक्रा युद्ध का शासन था, इंदिरा युद्ध का शासन था, या हर्षवर्धन का शासन था, तब भी वो कभी गुजरात नहीं था। और जब 1036 में गुर्जर प्रतिहारों का शासन वहां समाप्त हुआ, उसके बाद भी कन्नौज कभी गुजरात नहीं कहलाया। वो तभी तक गुर्जर देश रहा जब तक गुर्जर प्रतिहारों का वहां पर शासन रहा। तो ये क्या सिद्ध करता है? और गुजरात का नाम भी गुजरात कब पड़ा? वो कोई अनादिकाल से नहीं है। आप महाभारत देख लीजिए, जो 5000 साल पुराना ग्रंथ है। महाभारत में लगभग 200 जनपदों का वर्णन है, उसमें से गुजरात कोई नाम नहीं है। जबकि उस इलाके में गुजरात जिसे आज आप करें, वहां श्री कृष्ण ने द्वारकापुरी बसाई थी, वहां उन्होंने युद्ध लड़े थे, पर वो आंध्र प्रदेश के नाम से महाभारत में उसको कहा गया।
और बाद के दिनों में भी सौराष्ट्र, लाट, कच्छ, कैवार्त, सारस्वत मंडल और इन नामों से गुजरात अलग अलग नामों से प्रसिद्ध रहा है। इन गुर्जरों ने जब इन सारे क्षेत्रों को अपने अधिकार में लेकर के जब उसको राजनीतिक एकता के सूत्र में पिरो करके एक अंपायर खड़ी की, साम्राज्य का निर्माण किया, तो उसका नाम दिया गुजरात। और गुजरात का अर्थ क्या होता है? त्रय जो है इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो सब जानते हैं कि त्रय का अर्थ, त्रय लगता है रक्षा के अर्थ में, रक्षा करने के अर्थ में। गुजरात्रा का अर्थ है कि जो गुर्जरों द्वारा रक्षित राज्य या गुर्जरों द्वारा रक्षित भूमि। अरे पहले गुर्जर जाति होगी तभी तो उनके द्वारा रक्षित राज्य बनेगा। जैसे भोटों के द्वारा रक्षित भूटान कहलाता है, जैसे मालव एक जाति थी, उनके द्वारा जो शासित प्रदेश था वो मालवा कहलाता था। इसी प्रकार से महर्षि पाणिनि ने लिखा है कि राजवंशों और क्षत्रियों के नाम पर ही जनपदों के नाम रखे जाते हैं। जैसे राजपूतों से राजपूताना हो गया, जिसे आज आप राजस्थान कहते हैं। तो ये सब किसके द्वारा हुआ? ये सब राजवंशों के द्वारा ही ये सारे नामकरण हुए हैं। तो जो लोग ये कह रहे हैं अरे गुर्जरों का सिलसिला केवल प्रतिहारों के जमाने से नहीं, अगर आप थोड़ा पीछे जाएंगे हर्षवर्धन के जमाने में, तो 590 ईस्वी की भड़ोच जो गुजरात में एक राज्य है, वहां का शासक था दद्दा, जिसका हर्षवर्धन से युद्ध भी हुआ। दद्दा की जो कॉपर प्लेट है उस समय की 590 ईस्वी की, उसमें उसको गुर्जर नृपति वंश लिखा हुआ है। अब आप देखिए कहां तक बदलोगे आप हर जगह गुजरात उसको बोलते हैं कि ये भौगोलिक सेंस में। भाई गुर्जर नृपति वंश जो है, दुनिया के सब इतिहासकार उसका अर्थ यही करते हैं कि गुर्जर वंश का राजा, गुर्जर वंश का शासक। ये जातीय रेशियल सिग्निफिकेंट का है। इसलिए इस बात को समझें, जैसे उनको वहां ये लिखा हुआ है उसी प्रकार से उसी समय का, उससे थोड़े समय बाद में हर्षवर्धन का दरबार का कवि था बाण, उसने एक किताब लिखी हर्ष चरित्र। तो हर्ष चरित्र में वो हर्ष के पिता प्रभाकर वर्धन का वर्णन करता है, उसकी विजयों का। तो वो कहता है कि वो प्रभाकर वर्धन जो है वो सिंधु राज पर ज्वर के समान है, वो हूनों पर जैसे मृग पर केसरी होता है, सिंह होता है, उसके समान है। और गुर्जरों के लिए लिखा गुर्जर प्रजागर, वहां सीधा गुर्जर प्रजागर लिखा कि गुर्जरों को जगाकर रखने वाला है, जैसे कहते हैं नींद उड़ाने वाला। चूंकि भीनमाल के गुर्जरों का और हर्षवर्धन के पिता का संघर्ष काफी लंबे समय तक चला, उसके दरबार का कवि था, उसने उसकी डींग हाँकने के लिए, प्रशंसा के लिए गुर्जरों की नींद उड़ाने वाला लिखा। लेकिन हर्षवर्धन जो है कभी भी इन भीनमाल के गुर्जरों को जीत नहीं पाया, अपने जीवन काल में कभी भी नहीं जीत पाया। और जो दद्दा था भड़ोच का शासक, वो भीनमाल के गुर्जरों का ही सामंत था, जिसकी मैंने कॉपर प्लेट का वर्णन किया। और विदेशी यात्री सुन लीजिए, अब विदेशी यात्री उसी समय आया हुएनसांग, जो चीनी यात्री था, जो हर्ष के दरबार में आया, जिसने वल्लभीपुर का भी वर्णन किया। वल्लभीपुर भी गुर्जरों की एक राज्य था गुजरात में उस समय। तो वो लिखता है, हुएनसांग लिखता है कि भीनमाल में जो गुर्जर हैं वो एक बहुत समृद्ध शासन चलाते हैं, एक समृद्ध राज्य का संचालन करते हैं। और उसने इस बात का उल्लेख किया कि वहां का जो क्षत्रिय राजा है वो जो है नौजवान है, 20 वर्ष का है, और वो ये भी लिखते हैं कि वो धर्म से बौद्ध है। तो वहां गुर्जर शासक का वर्णन किया, गुर्जर राज्य का वर्णन किया और उसकी समृद्धि का वर्णन किया। ये विस्तार से वर्णन चीनी यात्री भी लिखता है। तो गुर्जर साम्राज्यों का वर्णन लेकर के हर्षवर्धन और उसके समय से पहले से ही चल रहा है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि ये सारे वंश गुर्जर हैं, वहां किसी डायनेस्टी के लिए कहीं भी राजपूत शब्द प्रयोग नहीं हुआ। वो और आजकल कुछ एक बात और चलाई जा रही है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। लोग कह रहे हैं जी हम क्षत्रिय हैं, अब राजपूत से क्षत्रिय की बात होने लगी। पर मैं एक बात बताऊं, निवेदन करता हूं अपने भाइयों से, इस बात पर विचार करें। मैं अपने सभी भाइयों से जो गुमराह कर रहे हैं इन बातों पर, देखिए क्षत्रिय कोई जाति नहीं है भारत में, क्षत्रिय एक वर्ण है।
प्राचीन काल में जब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्ण हुआ करते थे, और वेद में इसका वर्णन आता है, यजुर्वेद में आता है, ब्रह्मणो अस्य मुखमासीद बाहु राजन्य कृतय उरु तदस्य यद वैश्य पदभ्याम शूद्रो अजायतय। वो कहते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण परमात्मा ने पहले समाज में बनाए कार्य की व्यवस्था के लिए। ब्राह्मण जो था वो अज्ञान को दूर करने के लिए, क्षत्रिय अन्याय को दूर करने के लिए, वैश्य अभाव को दूर करने के लिए, और शूद्र जो है वो श्रम कार्य करने के लिए। लेकिन ये जन्मजात नहीं थे। जो अगली बात कहने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुने। वेद ऐसा मानता है, और मनु महाराज ने भी वेद की व्याख्या करते हुए लिखा कि ये गुण कर्म स्वभाव पर आधारित हैं। यानी कि ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ भी शूद्र हो सकता है, और शूद्र के घर में पैदा हुआ व्यक्ति ब्राह्मण हो सकता है, अगर उसके गुण कर्म और स्वभाव उस प्रकार के योग्यता परक था। और ये व्यवस्था महाभारत काल तक चली। महाभारत काल में कुछ पतन हो गया था, यह व्यवस्था कुछ टूटने लगी थी, और महाभारत के बाद यह व्यवस्था समाप्त हो गई। अब एक छोटी कल अब सुनिए, श्री कृष्ण महाराज उसमें क्षत्रिय पर क्या कहते हैं वो सुन लीजिए आप। वो भगवान कृष्ण जो घोषणा करते हैं वो कहते हैं कि देखिए, उन्होंने कहा चातुर्यम वर्ण मया सृष्टा गुण कर्म विभाग से। वो कहते हैं कि 4 वर्ण जो रचे गए वो गुण कर्म के आधार पर रचे गए। तो आज कोई भी क्षत्रिय भारत, कोई भी जाति भारत में अपने आप को क्षत्रिय कहने का जो दावा करे वो अनुचित है, कि क्षत्रिय जन्मजात नहीं होता। क्षत्रिय वर्ण है, उसका चुनाव होता है, और जाति जन्मजात होती है। तो इसलिए जाति और क्षत्रिय को कोई मेल नहीं है। और अगर आप योद्धा वंशों से लेते हो तो उन योद्धा वंशों में तो अहीर भी आते हैं, उन योद्धा वंशों में गुर्जर भी आते हैं, उन योद्धा वंशों में आपके जाट भी आते हैं, गुर्जर, ये सारी जातियां आती हैं। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करूं कि ये वर्ण जो है, जो आप क्षत्रिय शब्द का लेकर के उसको राजपूत जाति के साथ जोड़ना चाहते हैं, चूंकि प्रतिहारों के लिए क्षत्रिय शब्द का भी प्रयोग हुआ है, तो वो एक जाति के साथ जोड़ना किसी भी तरह से उचित नहीं है। अब इसमें मैंने जो ये विषय रखा है, अगर आपके कुछ प्रश्न हैं, अगर आपकी कुछ किसी प्रकार की इस विषय को लेकर के कोई शंकाएं हैं, तो वो आप पूछ सकते हैं। कौन लोग हैं वो आप जिन पे आरोप लगा रहे हैं? विषय तो आपने बता दिया अभी, हाँ, लेकिन वो लोग कौन हैं जिन पे आप आरोप लगा रहे हैं? नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह की बात कर रहे हैं। उनमें से ज्यादातर जो है, क्यों पड़ी आज? उनमें ज्यादातर जो है कुछ विशेष संगठन बना करके लोग घूम रहे हैं, जो अपने आप को तथाकथित सेनाओं के स्वयंभू मानते हैं। अरे हम तो भारत में एक ही सेना को मानते हैं, हमारी भारतीय सेना है, केवल इंडियन आर्मी, और स्वतंत्र भारत में किसी सेना का कोई अस्तित्व नहीं है। और उसमें किसी भी जाति का व्यक्ति हो जो शस्त्र में पारंगत होकर के वहां सेवा देता है, वो सच्चा क्षत्रिय है, उसी को सर झुकाते हैं। हमारा भरोसा उसमें है। हम उन तथाकथित आर्मी वालों को ये बात कह रहे हैं कि भाई सौहार्द को नहीं बिगाड़ना चाहिए, कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर को मानकर चलो, सब नागरिक देश में बराबर है, ये लोकतंत्र है। आपका इशारा करनी सेना की तरफ है? हाँ बिल्कुल है। तो इसमें असली कौन है? वो असली और नकली का पता नहीं, जो भी बोलते हैं हम सबकी बात कर रहे हैं, हमें किसी का असली नकली का नहीं। अभी पिछले दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इसी पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में, उन्होंने भी कानून का दावा किया था, साक्ष्य पेश किए थे इसी रेस्ट हाउस में। आपकी तरफ से भी चाहे उसके साक्ष्य की बात की, अभी आपने भी पेश की, तो किस प्रकार से आपका दावा और उनका दावा में कितना फर्क मानते हैं? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जैसे मैंने समकालीन प्रूफों की झड़ी लगा दी आपके सामने, शिलालेखों की झड़ी लगा दी, साहित्य की बात करी, विदेशी राइटर्स की बात करी, पड़ोसी डायनेस्टी की बात करी, क्या उन्होंने कोई एक प्रूफ दिया आपको? क्या कोई एक प्रूफ उन्होंने दिया? अगर एक प्रूफ आप ला दो तो मैं मान जाऊं आपको। कोई निराधार चर्चा हो रही है, कोई मतलब ही नहीं है। हमें इसीलिए सामने आना पड़ रहा है ताकि समाज में मार्गदर्शन किया जा सके। एक बात थोप दी गई और थोपी हुई बात जो है वो लगातार आगे बढ़ रही है। सर, आपने एक मिनट, कलायत में राजपूतों ने एक प्रतिमा लगाई है। हाँ जी, हाँ जी, को लगाई है 4 दिन पहले, मिहिर भोज की। जी जी, अच्छी बात है। कोई भी देखिए, पूरे समाज में कोई भी
सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा लगाएं। वो सबके आदर्श हैं, वो सबके महापुरुष हैं और राजपूत भी हमारे वंशों में से निकले हुए हैं, वो कोई अलग नहीं है, हम सब एक ही परिवारों के लोग हैं। पर मैं ये कहना चाहता हूं कि इतिहास को खत्म करने का, उनकी डायनेस्टी को जो चेंज करने का जो प्रयास हो रहा है वो गलत है। वो गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी है, इसी नाम से आप बता दो अगर आज से 10 साल पहले कहीं कोई प्रतिमा पूरे देश में राजपूतों ने लगाई हो मिहिर भोज की, वो महाराणा प्रताप की लगाते हैं। महाराणा प्रताप को हम सब मानते हैं, वो देश के सच्चे सपूत हैं, उनके लिए हर भारतीय का माथा झुकता है, वो भारतीय संस्कृति के सच्चे नायक हैं। पर आप बताओ मिहिर भोज का उन्होंने कभी कोई लगाया हो, कहीं पर लगाया हो? गुर्जरों ने तो आज से 72 साल पहले 1949 में मिहिर भोज के नाम पर कॉलेज बना दिया था दादरी में, जिसका उद्घाटन हुआ, कंट्रोवर्सी चलती रही। और इसी प्रकार से देश में अनेकों जगह पर मिहिर भोज की प्रतिमा गुर्जर सम्राट के नाम से लगी हुई है। तो इसका आप 5 साल पुराना पूछ लो उनसे, कोई अगर कहीं उन्होंने कोई स्टैचू लगाया हो, कोई संस्था बनाई हो, कहीं नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि उनको पता है। जी सर, आपने अभी प्रश्न लिया था महाभारत का उदाहरण दिया था आपने जी। गीता का श्लोक था चतुर्वर्ण्यमय सिस्टम। हाँ। जी जी सर, आपने वर्ण व्यवस्था की तो बात कर दी है सर, जी जी कि आपने कहा क्षत्रिय वर्ग है। जी। तो क्या अभी मानते हैं कि जो गुर्जर समाज के अंदर सम्राट रहे हैं वो क्षत्रिय वर्ग से रहे हैं? जी जी ठीक है, तो आप 800 ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं और एक तरफ आप सर 5000 साल पहले की बात कर रहे हैं। आज भी लोग इस डिफरेंस को मानते नहीं है, वर्ण व्यवस्था को तो सर जातिगत मानते हैं सर। नहीं, मैं वही बात आपसे कह रहा हूं कि अब जातीय व्यवस्था महाभारत के बाद शुरू हो गई थी, लेकिन जो राजा है, राजा जो छात्र धर्म का काम कर रहा है वो तो क्षत्रिय ही हो गया ना राजा। तो जो राजा, चूंकि वो तो छात्र धर्म का कार्य कर रहा है, आज भी जो सैनिक है वो क्षत्रिय ही है। मैंने कहा ना, किसी भी जाति का हो जो रक्षा के व्रत में दीक्षित है, क्षत्रिय का अर्थ है जो क्षय होने से, जो हानि होने से, जो नष्ट होने से बचाता है, त्रय मतलब त्राण करता है, वो क्षत्रिय है। तो क्षत्रिय की परिभाषा उन पर लागू होती है। तो गुर्जर शब्द जातिगत है ये? गुर्जर शब्द जातिगत है, और गुर्जर शब्द का भी मैं आपको अर्थ बता देता हूं, क्योंकि जब ये समुदाय बना तो इसका अर्थ भी क्षत्रियात्मक ही था। क्योंकि 1000 साल पहले जो डिक्शनरी लिखी गई, आज की बात नहीं बताऊंगा, डिक्शनरी है शब्द कल्प द्रुम, और पंडित राधाकांत जी ने लिखी। तो 1000 साल पहले वो लिखते हैं कि ये गुरी उद्यम ने जो धातु है, उद्यम के अर्थ में, पराक्रम के अर्थ में, उससे गुर्जर बनता है, जिसका अर्थ है शत्रु को नष्ट करने वाला। उन्होंने कहा जरियती नाशियती, जो शत्रु को नष्ट कर दे, जो शत्रु को जराजीर्ण कर दे, वो गुर्जर है। तो गुर्जर का अर्थ शत्रु नाशक होने से, ये आज का नहीं है। आप हिस्ट्री में अगर जाएंगे, शब्दकोश बहुत प्रसिद्ध है, ये शब्द कल्पद्रुम, उसमें यह लिखा हुआ है गुर्जर की परिभाषा। तो क्षत्रियात्मक स्वयं है। जी सर, गुर्जर जो शब्द है, जो गुर्जर जाति है, वो हिंदू धर्म नहीं है सिर्फ? बाद सारी जातियां, देखिए जितनी भी जातियां हैं, बाद में इस्लाम में वो है, वो बहुत बड़ी संख्या में परिवर्तित हुए, तो वो एक अलग प्रश्न है। आज भी ना फरीदाबाद के सर, ये विवाद कब शुरू हुआ? तो कब लगा विवाद खड़ा होने जा रहा है? देखिए, 2 चीजें हैं। ये विवाद क्या है कि पाठ्यक्रम में गलती से ये चीजें पढ़ाई जा रही हैं। हमारी मांग है कि पाठ्यक्रम में भी संशोधन हो करके इन चीजों को ठीक किए जाने की आवश्यकता है। बहुत सारी चीजें सरकार ने ठीक भी की हैं जो गलत चल रही थी, पर यह काल निर्धारण भी पाठ्यक्रम में ठीक होना चाहिए, ताकि ये भ्रांति समाप्त हो जाए और तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर हो। ये कोई किसी के मुंह देख करके इतिहास चलेगा या इतिहास भी संख्या बल से लिखा जाएगा, ये संभव नहीं है। इतिहास तथ्य और प्रमाणों के आधार पर ही चलेगा। पाठ्यक्रम किस चीज? पाठ्यक्रम जो इतिहास का, जिसमें हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, कक्षा में पढ़ाई जा रही है। इतिहास तो शुरू से ही आरंभ हो जाता है। इतिहास तो 5वीं 6वीं से, अब तो बल्कि जो सीबीएसई का पाठ्यक्रम है उसमें एनसीईआरटी में है या सर, ये एनसीईआरटी की बुक्स में है या फिर स्टेट लेवल? हाँ, सारी बुक्स में है, सब बुक्स में दिया हुआ है। देखिए, वहां राजपूत काल पढ़ाया जा रहा है, वो 7वीं शताब्दी से लेकर के और ये 13वीं शताब्दी तक पढ़ाया जा रहा है, जबकि 6वीं शताब्दी से लेकर के 13वीं शताब्दी तक कहीं भी इन शासकों के लिए राजपूत शब्द प्रयोग नहीं हुआ। सब जगह उनके लिए गुर्जर शब्द ही प्रयोग है। उनकी टेरिटरी के लिए गुजरात्रा, गुर्जर भूमि, गुर्जर मंडल, गुर्जर भुभुज, ये प्रयोग होता था। राजाओं के लिए गुर्जरेंद्र, गुर्जराधिराज, गुर्जरेश्वर, ये सब प्रयोग होता था उस समय पर।
और हमने आरटीआई भी लगाई थी। हमने पूछा था कि इन सम्राटों का आप बताइए कि कहां पर इनको राजपूत लिखा, इनके राजपूत होने के आप प्रमाण दीजिए। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास भी इनके राजपूत होने के कोई प्रमाण नहीं है। सर फरीदाबाद के ये भी आपको दे दी गई हमने आरटीआई की कॉपी भी। सर फरीदाबाद के अंदर काफी संख्या के अंदर जो मुस्लिम गुज्जर हैं वो रहते हैं, लेकिन वो कहीं भी जयंती नहीं मनाते हैं सर नेहरू भोज की। वो देखिए वो एक अलग बात है। गुर्जर तो इस बात को अपने पूर्वजों को लेकर जिनको जानकारी है वो उत्साहित हैं। आप पाकिस्तान में कटास राज का एक मंदिर है जो मिहिर भोज ने बनवाया था, और वहां जाकर के वहां के गुर्जरों ने बैनर लगा करके मिहिर भोज की जयंती मनाई पाकिस्तान में। सोशल मीडिया पर उसकी फोटो आ रही थी, उसमें ओम का ध्वज भी लगाया हुआ था उन्होंने, जहां वो कटास राज के मंदिर पर, वो पुरातत्व के द्वारा संरक्षित है। वहां भी गुर्जर मुसलमान भी इसको मानते हैं, ऐसा नहीं है। जम्मू कश्मीर में मानते हैं, वो भी जयंती मनाते हैं, और सहारनपुर में भी मनाते हैं। हाँ जी आगे चल के एक बड़ा विषय ना बन जाए, बड़े सामाजिक विवाद का कारण ना बन जी। जाए, उसके लिए आपकी तरफ से क्या? हमारी तरफ से केवल एक ही निवेदन है, देखिए दुराग्रहों को छोड़ करके, हट को छोड़ करके, और जो समझदार और बुद्धिजीवी लोग हैं समाज के, उनको आगे आना चाहिए। और इतिहासकारों का भी ये कर्तव्य है, जो इतिहासकार हैं वो आगे आए और वो तथ्यों को रखें, ताकि लोगों में से भ्रांति के बादल छटें और सत्य के माने बिना, सच्चाई को समझे बिना ये गलत फहमियां दूर नहीं हो सकती। वही एक रास्ता है, उसके अलावा और कोई मार्ग नहीं। आचार्य जी, सोशल मीडिया पर लगातार ये जो जुबानी जो है जंग है वो छिड़ी नजर आ रही है दोनों तरफ से, राजपूत समाज की तरफ से भी, गुर्जर समाज की तरफ से। उन युवाओं को क्या मैसेज देंगे ताकि ये पूर्ण विराम लगे? मैं कहना चाहता हूं कि वो युवा गाली दे करके, चाहे किसी भी तरफ से वो गाली दे रहे हैं, वो युवा गाली दे करके अपने महापुरुषों को बदनाम कर रहे हैं, और ऐसा करने से वो अपने समाज और राष्ट्र को कमजोर कर रहे हैं। अपनी बात लॉजिक से कहें, अपनी बात प्रमाण से कहें, बुद्धि और तार्किकता से कहें। भाई हम एक ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं, तो वहां हमें विचार भेद का भी सम्मान करना है। अगर कोई मेरे विचार से सहमत नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई मैं उसको सहन ही ना करूं। ठीक है, वो आपकी अपनी राय हो सकती है, मुझे अपना विचार रखने का अधिकार है, आप अपना विचार रख सकते हो। भारत में अभिव्यक्ति की सबको स्वतंत्रता है, और आप मीडिया तो उसका सबसे बड़े पहरेदार हो। गलत वाक्य बोलने का, गालियां देने का, ये कहीं तक भी कोई औचित्य नहीं है। ठीक है जी, धन्यवाद। एक बार नाम और परिचय दीजिए। आचार्य वीरेंद्र विक्रम, मैं दिल्ली से हूँ। क्या पद है सर? पद कुछ नहीं है, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। राष्ट्रीय व्यायाम में भी वीडियोग्राफी का काम। जी सर, जी सर, नाम और परिचय दीजिए। मैं नरेंद्र गुजर, राष्ट्रीय संस्थापक, अखिल भारतीय वीर गुजर महासभा, दिल्ली से हूँ। जी कुछ कहना चाहेंगे सर? नहीं, कुछ नहीं। जो आप पीछे अभी सवाल कर रहे थे, तो गुजर समाज खाली एक हिंदुओं में नहीं है, वो मुसलमानों में भी है, सिखों में भी है, ईसाइयों में भी है, जैनों में भी है। बुद्धिज्म